नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। हम लोग आप लोगों के पाठ्यक्रम की पहली इकाई यानी हिंदी भाषा और उसका विकास से जो भी गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर बात कर रहे हैं। इस बातचीत की अब तक 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, आज ये तीसरी कक्षा है। तो चलिए, अब तक हमने जितने प्रश्न किए उसके आगे जो प्रश्न हैं उन पर हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड एनालिसिस की या उससे संबंधित कुछ स्लाइड्स हैं जो कि आप लोगों ने पहली कक्षा में भी देखी थी। अभी एक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब ये ध्यान रखिए कि हमें चुनना है कि कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत है। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे ही होंगे जिनको सत्य और असत्य कथन में दुविधा हो जाती होगी, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम सही कथन चुने सामान्यतः, और ऐसा कूट में बहुत ज्यादा होता है। और लेकिन जब हमसे ये पूछ लेते हैं कि हमें वो कथन चुनना है जो सही ना हो, तब हमें दिक्कत होती है। तो उसका एक आसान सा तरीका है कि आप ये देखिए कि सत्य या असत्य। अगर सत्य है तो आप उस पर टिक लगा दीजिए, असत्य है तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए, और फिर हर कथन को पढ़िए और जो कथन आपको असत्य या सत्य लगे उस पर टिक या क्रॉस लगाते रहिए, और फिर जो चुनना होगा उस हिसाब से देख लीजिए। संकेतों से बड़ी जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। छत्तीसगढ़ी का संबंध ग्रियर्सन ने अर्धमागधी से माना है। ये बात ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि अर्धमागधी जो अपभ्रंश थी उससे ही पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। जो पिछली कक्षा थी उसमें हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा भी की थी कि किस किस अपभ्रंश से किस किस उपभाषा या अन्य भाषाओं का विकास होता है। तो उसमें हमने बात भी की थी कि जो पूर्वी हिंदी है उसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है, और पूर्वी हिंदी की ही बोली है छत्तीसगढ़ी। उसकी 3 बोलियां मानी जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हेह वंशी तथा गोंड राजाओं के संरक्षण में सामान्य जनता की बोली के रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। ये बात एकदम ठीक है, लेकिन ये बहुत मतलब किस शब्द का प्रयोग करूं मैं ठीक ठीक समझ तो नहीं पा रहा हूँ, फालतू तो नहीं कहना चाहिए, पर ये बड़ा अजीब किस्म का कथन है। क्यों मैं इसे अजीब किस्म का कथन कह रहा हूँ? क्योंकि जब कोई भी परीक्षा आप लोगों के सामने, किसी भी परीक्षा का पाठ्यक्रम बताया जाता है, किसी भी परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, तो अब उसके लिए संसाधन तो असीमित है, पुस्तकें तो ना जाने कितनी हैं, लेकिन मनुष्य की भी तो अपनी एक सीमा है, अपनी एक क्षमता है जिसकी एक सीमा है। तो ये तो संभव नहीं कि वो सारी किताबों से तैयारी कर ले। तो हमारे सामने कुछ टॉपिक्स रख दिए जाते हैं, यानी हमें कुछ टॉपिक्स बता दिए जाते हैं कि हमें इन इन टॉपिक्स को तैयार करना है। फिर हमें इस बात का भी अंदाजा रहता है या संबंधित आयोग ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि वे मुख्यतः इन पुस्तकों से या इस तरह की पुस्तकों से प्रश्न पूछते हैं। तो एक स्पष्टता रहनी चाहिए हमेशा तैयारी को लेकर, जिससे विश्वास बना रहे ना कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो जो आपकी पहली इकाई है आपके पाठ्यक्रम की हिंदी भाषा और उसका विकास, उसकी तैयारी के लिए हम 4-5 पुस्तकों को मुख्यतः प्रयोग में लाते हैं। एक भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी की, दूसरी हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी की, तीसरी भाषा विज्ञान की भूमिका देवेंद्रनाथ और दीप्ति शर्मा की, देवेंद्रनाथ शर्मा और दीप्ति शर्मा, चौथी हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की, और 5वीं पुस्तक के तौर पर आप लोग रख सकते हैं हरदेव बहारी की हिंदी भाषा को। तो मोटे तौर पर ये, या फिर उदय नारायण तिवारी की हिंदी भाषा उद्गम और विकास, ये 6 पुस्तकें। अब ये 6 पुस्तकें पर्याप्त पुस्तकें होनी चाहिए एक विद्यार्थी एक ऐसी इकाई के लिए जिससे प्रश्न भी 5 या 6 आने हैं उसकी परीक्षा में, उसके लिए कितनी पुस्तकों से तैयार करें, उसकी भी तो एक सीमा होती है ना। और ये पुस्तकें तो आप मिला ही लीजिए, इनके अलावा भोलानाथ तिवारी की ही पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास,
गोपाल राय की पुस्तक है हिंदी भाषा का विकास। हरदेव बारी की एक और पुस्तक है हिंदी भाषा उद्भव, रूप और रचना, ऐसा कुछ करके उसका नाम है। इन तमाम पुस्तकों में भी ये और ये दोनों ही बातें नहीं दी गई हैं। तो आप ऐसे कहीं से भी प्रश्न पूछे, ये मतलब बिल्कुल ये शक्तियों का दुरुपयोग है कि आपके पास शक्ति है कि आप प्रश्न बना सकते हैं। वो प्रश्न आपने इस चालाकी से बनाया कि पाठ्यक्रम से बाहर भी नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसके भीतर ऐसी बात पूछ ले रहे हैं जो विद्यार्थी की परिधि से बाहर की चीज होगी। मतलब हम जो भी पढ़ेंगे वो मुख्यतः वही टेक्स्ट या वही किताबें पढ़ेंगे ना जो चर्चित हैं। अब ऐसे किताबें तो भाषा विज्ञान की नहीं ज्यादा हिंदी में, तो भी 500 से कम तो नहीं होंगी। तो बी और डी उस तरह का कथन है। अब मुझे तो क्योंकि ये प्रश्न करवाना था तो गूगल किया, इधर उधर और देखा, तो जो पहले तो सबसे पहले यही किया जाता है कि जो पुस्तकें होती हैं हम उनमें देखते हैं या हमें उनमें देखना चाहिए, तो उनमें तो इसका जवाब नहीं मिला। तो फिर गूगल वगैरह किया तो जवाब मिल गया, लेकिन वो बहुत ठीक चीज नहीं। तो बताने के लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हर प्रश्न पत्र में 5 से 10 प्रश्न ऐसे रहते ही हैं 100 में से, जो या तो बहुत मुश्किल होते हैं या जो बड़े ऊट पटांग होते हैं, जिनको लेके हमें तनाव नहीं लेना है। ये उसी तरह का प्रश्न है। ये और एक और प्रश्न आगे आएगा मगही की बोलियों वाला, वो भी है, दोनों उसी तरह के प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर हमें ना तो अपनी तैयारी की दिशा बदलनी चाहिए और ना अपने मन की दशा खराब करनी चाहिए। तो ना ही घबराना है, ना ही तनाव लेना है, ना ही इस कश्मकश में आ जाने के अब और कौन कौन सी किताबें पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम चिंता मुक्त रहिए, जैसे तैयारी कर रहे हैं जैसे सामान्यतः बताया जाता है उसी तरह तैयारी कीजिए। ये प्रश्न हालांकि अब सामने आ गया तो इसे कर ही लेते हैं, करना हमारा दायित्व ही है। छत्तीसगढ़ी भारोपीय परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली है। ये बात ठीक है। ए और सी बिल्कुल ठीक कथन है, इनके बारे में हमें जानकारी होती भी है या होनी चाहिए। बी और डी बड़े मुश्किल कथन है। डी गलत है, यानी उत्तर डी ही है। गोंडानी को बघेली का एक रूप माना जाता है, ठीक है जी। लेकिन इस बात का उल्लेख जो महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं भाषा विज्ञान की, उनमें तो नहीं है। बाकी वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों को लेकर हम पहले से दिमाग में मानकर चलेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको लेकर हम तनाव नहीं लेंगे, ठीक है जी। मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? कुंडारी, तिरहारी, नागपुरिया, सुरगुजिया, कुड़माली, खोंटाली, खटोला, कुंभारो। तो मगही के अंतर्गत जो बोलियां, हालांकि मगही को तो हम बोली मानते हैं, तो उसके अंतर्गत जो उप बोलियां आती हैं वो कुड़माली और खोंटाली हैं, ठीक है जी। तो एक सूची है जिसमें हमने प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण बोलियां हैं उन्हें हम रख दे एक जगह पर, या महत्वपूर्ण बोलियों की महत्वपूर्ण उपबोलियों को एक स्थान पर रख दें। लेकिन अगर वो इससे बाहर से भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो फिर उसमें कुछ कर नहीं सकते, पर कम से कम इसमें जो बेहद महत्वपूर्ण उपबोलियां हैं उन्हें हम रेखांकित कर लेते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इन्हें तो कम से कम याद रखना है। तो मारवाड़ी में मेवाड़ी, बागड़ी, थली, शेखावटी, ये 4 बोलियां, ये 4 उपबोलियां बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान रखनी है। मालवी में रतलामी और पाटबी, मेवाती में राठी गुजरी, जयपुरी में हाड़ोती, बेहद महत्वपूर्ण है। अजमेरी भी वैसे ध्यान रख लेनी चाहिए, अजमेर से संबंधित है, और काठड़ा, ठीक है जी। फिर कुमाऊनी में इसमें आप चोगरखिया और सोरियाली, इनको कम से कम ध्यान रखिएगा। फिर ब्रज भाषा में अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी और भुक्का,
ठीक है जी, ये तो आपको पांचों ध्यान रखनी है मुख्य में। इसमें तो अच्छा बता भी दिया मुख्य और अन्य। बुंदेली में बनाफरी, खटोला और भदोरी, ये तीनों काफी प्रसिद्ध उपबोलियां हैं। बघेली में तिरहारी बहुत प्रसिद्ध उपबोली है। छत्तीसगढ़ी सरगुजिया आपको ध्यान रखना है। और मैथिली में तो, और मगही में कुड़माली और खोटाली। ठीक है जी, तो ये मैंने रेखांकित कर दी है। इस आधार पर रेखांकित की कि ज्यादातर विद्वान किन का उल्लेख करते हैं। अब देखिए, पूछने के लिए वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन अमूमन अब तक ये हमने देखा है कि वो विकल्प इस तरह से बनाते हैं कि अगर महत्वपूर्ण उपबोलियां भी आपको पता हो तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे ये जो प्रश्न था, इसमें भी कुड़माली और खोटाली दोनों उन्होंने दी, और तिरहारी भी जैसे विकल्पों में है, सुरगुजिया भी विकल्पों में है, खटोला भी विकल्पों में है, तो उससे एक अंदाजा लग जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। आगे किस स्थान की, अच्छा ये प्रश्न हमने कल की कक्षा में कर ही लिया था ना। बुलंदशहर में खड़ी बोली बोली जाती है। बुलंदशहर हो गया, मेरठ हो गया, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन तमाम इलाकों में खड़ी बोली बोली जाती है। गाजियाबाद हो गया। फतेहपुर अवधी का क्षेत्र है। मंडी, सिरमौरी, सिरमौरी पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी जो हिमाचल प्रदेश की हिंदी की बोलियों का समूह है। और इटावा कन्नौज वाला क्षेत्र है। कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, ये इसको हम इटावा, ये कन्नौजी का क्षेत्र है। संभवतः पीलीभीत भी इसी में आता है, हरदोई भी। तो इस प्रश्न पे तो कल की कक्षा में चर्चा हो ही गई थी। भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण है, भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। जो आपके पाठ्यक्रम की पहली इकाई का चौथा हिस्सा है, हमने उसे 6 हिस्सों में वर्गीकृत कर लिया था ना। हमने क्या किया, उन्होंने भी इसी मंतव्य से आपके पाठ्यक्रम में इस तरह से टॉपिक्स का उल्लेख किया है कि स्पष्ट हो जाए कि मोटे तौर पर पहली इकाई के पाठ्यक्रम को हम 6 हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उसमें चौथा हिस्सा है हिंदी के प्रयोग के विविध रूप, कि कैसे हिंदी भाषा का प्रयोग अलग अलग रूपों में होता है। तो उसके अंतर्गत बोली और मानक भाषा के विषय में पढ़ना होता है, राष्ट्रभाषा के विषय में, राजभाषा के विषय में, और संपर्क भाषा के विषय में। और इसी से जोड़कर हम तकनीक वाला जो पक्ष है हिंदी का, उसे भी पढ़ लेते हैं। तो मानक भाषा किसे कहा जाता है? मानक भाषा का मतलब होता है कि किसी भी भाषा के कई सारे जो प्रचलित रूप होते हैं, उनमें से किस एक रूप को स्वीकृत कर लिया गया है, या किस एक रूप का औपचारिक प्रयोग होता है। यानी जब भी हमें भाषा का औपचारिक तौर पर प्रयोग करना होता है, चाहे शिक्षा दीक्षा के लिए, यानी शिक्षा के लिए जब भाषा का प्रयोग होता है, जब भाषा किसी को सिखाई जाती है, या जब भाषा में कोई लेख लिखा जाता है, कोई साहित्यिक रचना की जाती है, या फिर जब भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज या दफ्तरों में होता है, तो ये जो तमाम भाषा के औपचारिक या रचनात्मक प्रयोग हैं, इनके लिए सामान्यतः उसके किस एक रूप को मान्यता दी गई है, किस रूप को व्याकरण के नियमों के तहत शुद्ध ठहराया गया है, उसे हम मानक रूप कहते हैं। अब ये कल की कक्षा में भी हमने चर्चा की थी, और आप लोग ये बात जानते भी हैं कि किसी भी भाषा के बहुत सारे रूप प्रचलित होते हैं। इससे समस्या ये पैदा होती है कि किस शब्द को हम सही माने, क्योंकि एक ही वस्तु के लिए 3-4 शब्द मिल जाएंगे, फिर उन शब्दों के उच्चारण में भी अंतर मिल जाएंगे, तो उनमें से शुद्ध किसे माने, ये समस्या पैदा होगी। इसके बाद फिर ये समस्या पैदा होगी कि अगर कोई नया व्यक्ति किसी भाषा को सीखना चाहता है, तो उसको कौन सा रूप सिखाया जाए।
तो इस तरह की कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, इसलिए भाषा का एक रूप मानक करना पड़ता है, एक रूप को मानक बनाना पड़ता है, उसे स्टैंडर्ड के तौर पर अपनाना पड़ता है। और किसी भाषा के रूप को मानक बनाने की प्रक्रिया को मानकीकरण कहा जाता है। तो जब भी मानकीकरण किया जाता है तो उसे प्रभावित करने वाले 5-6 कारक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण या सामाजिक कारक क्या है कि समाज का कितना बड़ा हिस्सा उस भाषा का प्रयोग करता है। अगर मान लीजिए कोई सारा समाज ही एक भाषा का प्रयोग करता है, तब तो वही मानक रूप हो जाएगा, तब तो कोई समस्या ही पैदा नहीं होगी। इसलिए सामाजिक कारक को भाषा के मानकीकरण का सबसे सबल कारक माना जाता है, क्योंकि समाज ही भाषा का निर्माता होता है, समाज ही भाषा को प्रचलन में लाता है, समाज ही भाषा में बदलाव करता है। यानी भाषा अपने जन्म से लेकर अपने प्रचलन तक में एक सामाजिक उत्पाद होती है। भाषा की जरूरत हमें कब पड़ती है? अगर मान लीजिए 1 या 2 व्यक्ति ही दुनिया में होते, तब तो उन्हें भाषा की जरूरत पड़ती ही नहीं। एक व्यक्ति को तो मतलब ही नहीं है, वो क्यों अपने विचारों और भावों को व्यक्त करेगा, क्योंकि व्यक्त तो हम किसी और को बताने के लिए करते हैं ना। तो जब कोई होगा ही नहीं तो हम क्यों व्यक्त करेंगे। 2 व्यक्तियों में भी काम कुछ खास संकेतों में चल जाता, क्योंकि वो एक दूसरे को समझने लग जाते, तो उन्हें इस बात का अंदाजा रहता कि कब किस स्थिति के लिए किस तरह के संकेत का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जब व्यक्ति बहुत सारे हो जाते हैं, अब अगर कहीं पर 15-20 व्यक्ति हैं, अब मान लीजिए मुझे किसी से कोई मदद चाहिए, मैं उसको कैसे बताऊंगा कि मुझे मदद चाहिए अगर भाषा नहीं है। कुछ एक चीजों में मदद तो हम संकेतों में बता सकते हैं, लेकिन वो भी सामने वाला ठीक उसी तरह समझे जैसे हम बता रहे हैं, ये भी जरूरी नहीं है। फिर मान लीजिए किसी को किसी की किसी चीज से दिक्कत हो रही है, वो उसको कैसे बताए कि उसको उसकी इस चीज से दिक्कत हो रही है, या किसी के मन में किसी बात को लेकर कोई नया विचार आ रहा है, वो दूसरों को कैसे बताए कि उसके दिमाग में विचार आ रहा है। तो जब समाज बनता है ना, यानी समाज क्या है? कुछ खास विश्वासों को साझा करने वाले लोगों का समूह, यानी कुछ खास विश्वासों और मान्यताओं की समानता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए लोगों के समूह को हम समाज कहते हैं। यानी वो लोगों का एक क्लस्टर है, उनका एक समूह है जो कुछ मान्यताओं के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं या साझा विश्वास होते हैं, जिनकी साझी मान्यताएं होती हैं। ठीक है जी, उसे समाज कहते हैं। तो जब समाज बनता है तभी तो भाषा की जरूरत पैदा होती है। तो भाषा एक सामाजिक उत्पाद है, अपने निर्माण की प्रक्रिया निर्माण के आधार पर भी। फिर भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? समाज में होता है। भाषा की सबसे बड़ी लेबोरेटरी भी समाज ही है। व्याकरणविद कितना ही कहता रहे कि ये शुद्ध प्रयोग है या अशुद्ध है, लेकिन समाज जिस तरह से भाषा का प्रयोग करता है वही धीरे धीरे प्रचलित हो जाता है, और एक समय के बाद फिर उसे ही हमें मानक बनाना पड़ता है, उसे ही हम शुद्ध मानते हैं। तो समाज ही भाषा में परिवर्तन का भी सबसे बड़ा कारण होता है, और समाज ही बहुत बार ऐसा होता है कि भाषा को बदलते बदलते इतना बदल देता है कि वो एक नई भाषा के रूप में तब्दील हो जाती है। ठीक है जी। इसके अलावा यानी जो सामाजिक कारक है, उसके अलावा भौगोलिक कारक होते हैं जो किसी भी भाषा के मानकीकरण में अपना योगदान देते हैं। भौगोलिक कारक यानी भूगोल से संबंधित कारक। भूगोल यानी क्षेत्र, कोई स्थान। जैसे अगर कोई भाषा या कोई बोली पहाड़ों की बोली है, तब आपको परिवहन से संबंधित समस्याएं भी होंगी, संचार से संबंधित समस्याएं भी होंगी। फिर पहाड़ों पर रहने वाली आबादी भी तुलनात्मक रूप से कम होती है, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात बहुत कम होता है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है पहाड़ों पर। पहाड़ों पर जगह तो बहुत होगी, लेकिन वहां जीवन बड़ा मुश्किल होता है, तो बहुत दूर दूर लोग रहते हैं और कम संख्या होती है। तो अक्सर जो पहाड़ों की भाषाएं होती हैं
उसे बोलने वाले लोग भी कम होंगे, फिर उस भाषा में नए नए काम हो सके, इसमें भी अड़चने आएंगी, क्योंकि संचार की भी समस्या है, परिवहन की भी समस्या है, और भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। इसलिए पहाड़ी भाषाओं की तुलना में जो मैदानी भाषाएं होती हैं, उनके मानक भाषा बनने या उनके विकास की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहती हैं। तो भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तीसरे होते हैं आपके राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या है कि जो सत्ता है, जो शासक वर्ग है, वो अपने क्रियाकलाप किस भाषा में कर रहा है। अगर सरकारी कामकाज किसी एक भाषा में होने लगते हैं, तब उस भाषा का महत्व बढ़ने लगता है, क्योंकि लोगों को नौकरियां भी करनी है, और लोगों को नौकरियां जो करनी है वो ज़्यादातर सरकार के साथ करनी होगी। अगर कोई निजी सेक्टर में भी नौकरी करता है तो भी तो सरकार के नियम कानूनों के हिसाब से करता है, बहुत सारी मान्यताएं सरकार से लेनी होंगी। तो सरकार के साथ तो आप सारी कार्यवाही सरकार के द्वारा नियत भाषा में ही करेंगे। तब आपको ऐसे लोग चाहिए होंगे जो उस भाषा के जानकार हों या उस भाषा में सहज हों। और जिनको सरकारी सेक्टर में या सरकारी कंपनियों में, सरकारी विभागों में नौकरी करनी है, उनके लिए तो उस भाषा का ज्ञान अनिवार्य है ही। तो राजनीतिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। उसके अलावा सांस्कृतिक और धार्मिक, किस भाषा में किसी भी क्षेत्र के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो रचे गए हैं, किसमें उसकी धार्मिक मान्यताएं, विश्वास एकत्रित हैं या इकट्ठे हैं या संरक्षित हैं, किस भाषा में उसके धार्मिक आस्था के जो केंद्र हैं, उसके जो इष्ट हैं, उनकी कहानियां, उनके किस्से संकलित हैं, किस भाषा में वो अपने इष्ट की स्तुति करता है, भक्ति करता है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है किसी भाषा को सम्मान दिए जाने का। तो ये भी एक कारक है। तो इस तरह कई सारे आर्थिक कारक होते हैं। कौन सी भाषा ऐसी है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है। जैसे अंग्रेजी, भारत में अंग्रेजी के प्रयोग का बड़ा कारण क्या है? राजनैतिक और आर्थिक। सांस्कृतिक भाषा तो हमारी नहीं है, ना ही भौगोलिक कारक उस तरह से उसमें उतना योगदान दे रहे हैं, ना ही सामाजिक कारक। समाज का तो आज भी बहुत छोटा हिस्सा अंग्रेजी के साथ सहज है। अंग्रेजी थोड़ी बहुत जानने की बात है, लेकिन उसके साथ सहजता तो नहीं है आज भी बड़े हिस्से की। तो कौन से कारक है जो अंग्रेजी को इतना मजबूत बना के भारत में? एक राजनैतिक, कि जो शासक वर्ग था उसकी भाषा अंग्रेजी थी, तो शासक वर्ग की ज्यादातर कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होती थी, इसलिए शिक्षा के माध्यम के तौर पर भी अंग्रेजी का चुनाव किया गया। दूसरा, आर्थिक। अगर आप अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इस बात की संभावना ठीक रहेगी कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, और जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग था उसने अंग्रेजी को अपने प्रयोग के लिए चुना। तो ये तमाम कारक होते हैं जो भाषा के मानकीकरण को प्रभावित करते हैं। अब इसमें अभिकथन क्या है कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, निश्चित रूप से रहता है। ये बात एकदम ठीक है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारक है। ये बात भी ठीक है। भाषा सामाजिक उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है, ये बात भी ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये सही व्याख्या है। देखिए, आप सीधा सीधा देखें तो वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसी का विस्तार है। तो कभी कभी ये लोग क्या करेंगे, एक ही टॉपिक, एक ही बात से संबंधित एक कथन और एक तर्क दे देते हैं, और फिर ये उसको उसकी व्याख्या के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जो अभी कथन होता है उसी से संपृक्त कारण होता है, भले ही वो उसकी व्याख्या ना कर रहा हो, पर ये लोग उसको ऐसे ही लेते हैं। तो इसलिए जब भी इस तरह के प्रश्न होते हैं तो आप ये देख सकते हैं,
अपना विश्लेषण करके भी, पुराने प्रश्नों की जांच करके भी, कि इन्होंने उसके उत्तर में हमेशा उसे सही व्याख्या के रूप में माना है। अगर ये यहाँ कुछ और ही दे देते, मतलब यहाँ जो तर्क होता उसका संबंध मानकीकरण की प्रक्रिया से नहीं होता, तब ये उसको गलत मानते, मतलब व्याख्या नहीं मानते, सही गलत तो उस कथन के आधार पर तय होता। ठीक है जी। जिस भाषा के माध्यम से इस प्रश्न पर हमने चर्चा कर ली थी, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? पहली बात तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, उससे भी आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गारसा दा तासी ने, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। 1839 में उनके इस ग्रंथ का पहला भाग प्रकाशित हुआ। उस ग्रंथ का नाम क्या था? फ्रेंच भाषा में ही, क्योंकि ये ग्रंथ उन्होंने लिखा था। गारसा दा तासी कभी भारत नहीं आए थे, उन्होंने फ्रांस में रहकर ही इस ग्रंथ की रचना की थी, तो अपनी ही भाषा में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो इसलिए इसका नाम थोड़ा हमें अटपटा लगता है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर उतना अटपटा नहीं लगता। ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी। इस्तवार यानी हिस्ट्री, द ला लिटरेचर यानी लिटरेचर, इंदुई यानी हिंदुई, और हिंदुस्तानी यानी हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग गारसा दा तासी ने उर्दू के संदर्भ में किया है, और हिंदुई शब्द का हिंदी के संदर्भ में। तो वो दोनों भाषाओं का एक मिला हुआ इतिहास ग्रंथ है, दोनों ही भाषाओं के रचनाकारों को उन्होंने शामिल किया है था उस ग्रंथ में। ठीक है जी। तो ये हिंदी को हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहते हैं। उसमें रोमांस की भाषा यानी उनके सपनों उम्मीदों की भाषा, जिसमें वो कल्पनाएं करते हैं। यानी रोमांस में रोमांटिक भाव भंगिमा शामिल होती है, यानी बौद्धिक पक्ष के बजाय भाव पक्ष, भावुकता की अधिकता, एक अपने इतिहास को लेकर या अपने वर्तमान को लेकर एक रोमानी भावबोध, बड़ा शिशु आंख से दुनिया को देखना। जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, बड़े कोमल से होते हैं, तो उस तरह की भावना, इन सब के लिए हम रोमांटिक या रोमानी भावबोध शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो ये गारसा दा तासी ने ऐसा कहा था। ठीक है जी। ग्रियर्सन हिंदी के लिए वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करते थे, खड़ी बोली के लिए। ठीक है जी। इस संबंध में हमने बात संभवतः नहीं की थी। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। बिल्कुल सही बात है। विदेशों में तो लोग जो हिंदी को जानते हैं, उसका एक बड़ा कारण संगीत है, फिल्में हैं। बॉलीवुड बहुत बड़ा कारण है हिंदी के विकास का, और साहित्य भी, लोग रचनाओं को पढ़ते हैं। शायद आप लोगों को पता हो 1888, हालांकि समय को लेकर विवाद है, 1888 से 1893 तक के बीच के समय में विद्वान झूलते रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं 1888 में देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता आ गया था, कुछ लोग मानते हैं 1893 ईस्वी तक आया था। मोटे तौर पर इन 5 वर्षों में कभी भी आप मान लीजिए, यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में। ठीक है जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद अपने इतिहास ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया है कि उस समय चंद्रकांता का फितूर इतना था, मतलब चंद्रकांता उपन्यास की लोकप्रियता इतनी थी कि लोगों ने उस उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी थी। तो साहित्य एक बड़ा कारण रहा है हिंदी भाषा की उन्नति और विकास का। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात भी एकदम ठीक है, क्योंकि चाहे सूफी हो, जिन्होंने पद्मावत जैसे, जो भी सूफी यानी जो तसव्वुफ में विश्वास रखने वाले कवि रहे हैं, सूफी संप्रदाय से संबंधित, संत कहते हैं निर्गुण ज्ञानाश्री कवियों को, कबीर, गुरु नानक, संत रविदास, इन तमाम रचनाकारों को, जो ईश्वर को निर्गुण मानते थे। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं होता, निर्गुण यानी गुणातीत। ठीक है जी। और जो
उनकी प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ज्ञान को मानते थे। ठीक है जी। चाहे राम भक्त, कृष्ण भक्त यानी वैष्णव धर्म के कवि हो या वैष्णव धर्मी हो, इनकी बड़ी भूमिका रही। और ये बात सच भी है, क्योंकि जब अच्छी रचना में धर्म का भाव मिल जाता है तब बहुत सारे लोग उससे जुड़ते तो अपनी श्रद्धा या आस्था के कारण है, लेकिन फिर धीरे धीरे रचना की रचनात्मकता भी उन्हें प्रभावित करने लगती है। तो इससे वो जुड़ाव बहुत गहरा और बहुत लंबा बनता है। तो हिंदी के विकास में इनका बहुत गहरा योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी रीतिकालीन हिंदी कवि राजाश्रित थे, ये बात गलत है। रीतिकाल में मुख्यतः 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और इनके अलावा एक चौथी धारा भी है जिसे रीति इतर कहते हैं। तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध तो लगभग दरबारी कवि थे। रीति मुक्त में भी कुछ कवि ऐसे थे जिनका संबंध एक समय दरबार से रहा हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने दरबार छोड़ दिया और फिर दरबारी अभिरुचि की रचनाएं उन्होंने नहीं की, बल्कि आत्माभिव्यक्ति को अपनी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया, जिस पर और उनमें ये विद्रोह भी है या आक्रोश भी है कि कैसे बाकी कवि एकदम बनी बनाई परिपाटी पर रचना कर रहे हैं। एक रीतिमुक्त कवि ठाकुर ने तो लिखा भी ना, बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोग कवित्व कीनो खेल करे जानो है। कि जैसे ढेला मिट्टी का बना के फेंक के मारा जाए सभा के बीच, लोगों ने ऐसे कविता करने को एक खेल बनाकर रख दिया है। और रीति इतर में कौन कौन से कवि हैं जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के कवि थे रीतिकाल में, या जो वीर रस की रचनाएं रच रहे थे, या एक अलग धारा बनी इसमें नीति काव्य जिसमें गिरिधर कवि राय, वृंद कवि इत्यादि आते हैं। तो इसमें ऐसे ठीक ठाक कवि थे। गुरु गोविंद सिंह भी एक कवि हैं, रीतितर में आते हैं, जो दरबारों से संबंध नहीं रखते थे। तो सभी रीतिकालीन हिंदी कवि राजाश्रित यानी राजा के आश्रय पर निर्भर, राजा पर आश्रित, आश्रित यानी निर्भर नहीं थे। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा, ये बात एकदम ठीक है। इस देश में संघर्ष की साथी रही है हिंदी भाषा। आजादी का जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय एक गुजराती जिनका नाम महात्मा गांधी है, उन्होंने हिंदी को चुना। एक मराठी, एक बंगाली, बंगाली कौन, जिनको हम लोग नेताजी कहकर सम्मान से बुलाते हैं, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने हिंदी को चुना। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि अगर कोई एक ऐसी भाषा है जो इस देश के आम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ पाएगी, या जो इस बहुभाषी देश में एकता का सूत्र बनेगी, तो वो हिंदी भाषा ही हो सकती है। तो उस संघर्ष की साथी के तौर पर हिंदी को चुना गया। तो वो जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां थी उनके विकास में हिंदी ने भी अपना योगदान दिया और हिंदी के विकास में उन्होंने भी अपना योगदान दिया। तो वो अनुनाश्रित संबंध रहा। अहिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, ये बात एकदम गलत है। महाराष्ट्र बड़ा महत्वपूर्ण रहा, बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण रहा, कलकत्ता तो लंबे समय तक अंग्रेजों की राजधानी भी रही, नीचे मद्रास, तमिलनाडु बड़ा महत्वपूर्ण रहा। तो ये बात एकदम गलत है। तो 1, 2 और 4 सही है, यानी 20 का उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? जब भारत आजाद हो रहा था तो संविधान सभा के सामने जो सबसे जटिल प्रश्न थे उनमें से एक था राष्ट्रभाषा का प्रश्न, क्योंकि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ज्यादातर नेता, ज्यादातर लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार कर चुके थे। लेकिन जब देश आजाद जब तक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब राज्य सरकारों का भी महत्व बढ़ने लगा, तब बहुत से लोगों के बीच ये भावना प्रबल होने लगी कि
वैसे भी केंद्र में हिंदी भाषी राज्यों के नेताओं का वर्चस्व है और संभावना है कि रहेगा भी, क्योंकि ज्यादातर मतदाता इन राज्यों में हैं, सीटें भी इन राज्यों में ठीक ठाक हैं। अब ऐसे में अगर हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा भी बना दिया जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सांस्कृतिक उपनिवेशवाद को पैदा कर दे, यानी हिंदी भाषा को ही हमारी भाषाओं को गौण बनाकर हमारे ऊपर थोपा जाए। तो ये डर बढ़ने लगा और कुछ अन्य राज्यों के नेताओं ने जब इसे देखा तो उन्हें लगा कि ये तो पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण का एक अच्छा तरीका बन सकता है। तो इसे राजनीतिक रुख भी दिया गया, इसे राजनीतिक चेहरा भी दिया गया। हालांकि इसमें गलती सिर्फ उधर की नहीं थी, हिंदी के समर्थकों में भी एक तरह का कट्टरवाद बढ़ रहा था, जिसकी वजह से भी डर का माहौल पैदा हुआ। तो दोनों ही आधारों पर या दोनों ही तरफ कुछ गलतियां हुई, जिनकी वजह से ये प्रश्न उठने लगा कि क्या हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए, और विरोध के स्वर भी बहुत प्रबल होने लगे। तब संविधान सभा ने अंततः यह फैसला किया कि हम केवल हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत की जितनी भी प्रमुख भाषाएं हैं उन्हें हम संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने का मतलब था कि सरकार इन भाषाओं में कार्य करने के लिए और इनके विकास के लिए प्रतिबद्ध होगी, और हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो जब देश आजाद हुआ उस समय, या जब संविधान लागू हुआ, देश तो 1947 में आजाद हो गया था, संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जब देश का संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में महज 14 भाषाएं थी। फिर बाद में उसमें 3 संशोधन किए गए। उन 3 संशोधनों में अन्य 8 भाषाओं को शामिल किया गया। अभी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, इनकी एक सूची आप लोगों को दिखा देता हूं। ये 22 भाषाओं की एक सूची है। इसे याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। इसका एक तरीका बताता हूं कैसे इसे याद रखा जाए। ठीक है जी। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को ये अंदाजा हो कि भारत में किस क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर हम ऊपर से अपनी बातचीत शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः 2 भाषाओं का प्रयोग होता है। जम्मू में डोगरी, कश्मीर में कश्मीरी। लद्दाख में मुख्यतः लद्दाखी का प्रयोग होता है। फिर पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में तो हिंदी ही है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। और भारत के संदर्भ में तो एक बड़ी सुखद बात ये भी है, मतलब आप लोगों के हिसाब से, यानी जिन्हें पढ़ना है उनके हिसाब से बड़ी सुखद बात ये भी है कि बड़ी आसानी से आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि राज्यों के नाम और वहाँ की भाषा के नाम बड़े मिलते जुलते होते हैं। तो गोवा की कोंकणी, मैंने कोंकणा सेन शर्मा से भी याद रखने का तरीका आप लोगों से साझा किया था। कर्नाटक की कन्नड़, केरल की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु, वेस्ट बंगाल की बंगला, ओडिशा की उड़िया,
फिर मिजोरम की मिजो, मणिपुर की मणिपुरी, नागालैंड की नागा, अरुणाचल प्रदेश की नईसी, असम की दो भाषाएं हैं मुख्यतः, एक है असमिया, दूसरी है बोडो। ठीक है जी। और सिक्किम में नेपाल से क्योंकि बहुत सटा हुआ है तो नेपाली का भी प्रभाव है। और बाकी जो क्षेत्र पूरी तरह छोड़ दिया है उसमें मुख्यतः हिंदी। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हिंदी का क्षेत्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश में दूसरी भाषा उर्दू है। ठीक है जी। और संस्कृत प्राचीन भाषा रही ही तो उसे भी महत्व दिया गया। तो ये अब कुछ भाषाएं हो गई जो कुल मिला जुलाकर आपके सामने है। ठीक है जी। अब अलग अलग राज्यों की ये भाषाएं हैं, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है। और अगर आप लोग मास्टर्स कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं या कर रहे हैं, तब आपसे ये उम्मीद भी की ही जा सकती है कि आपको भारत के राज्यों के नाम पता हो। तो उनके नाम के आधार पर ही आप इन भाषाओं को भी आसानी से याद रख सकते हैं। अब एक बार रुक करते हैं उस सूची की ओर जिसमें ये 22 की 22 भाषाएं दी गई हैं। तो अब देखिए ऊपर से चलते हैं। ठीक है जी। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की डोगरी और कश्मीरी दोनों भाषाएं इसमें है, कश्मीरी और डोगरी। अब लद्दाखी नहीं है क्योंकि एक राज्य की 3 भाषाओं को थोड़ी ना मान लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है कि तीनों को ये एक राज्य की मान ले, तो लद्दाखी नहीं है इसमें। और वैसे भी लद्दाखी बोलने वाली जनसंख्या बहुत छोटी है क्योंकि उस क्षेत्र में भी जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम है। आगे फिर नीचे आप पंजाब में आते हैं तो पंजाबी इसमें है, देखिए। ठीक है जी। और पंजाबी से ही जुड़ी हुई एक और भाषा है सिंधी, जिस पर भी आगे बात करेंगे। तो पंजाबी और सिंधी। फिर आप नीचे गुजरात में आते हैं गुजराती, फिर महाराष्ट्र में आते हैं मराठी, फिर उससे नीचे कर्नाटक कन्नड़ और गोवा कोंकणी। तो कन्नड़ और कोंकणी। फिर आप मलयालम केरल, फिर तमिलनाडु तमिल, ऊपर तेलंगाना तेलुगु, फिर उड़ीसा उड़िया, फिर उसके बाद उड़िया के बाद बंगाल की बंगला, बांग्ला, फिर असम की असमिया और बोडो। ठीक है जी। अब हिंदी, संस्कृत और उर्दू, ये 3 पुरानी और चर्चित भाषाएं। ठीक है जी। अब देखिए ये सिक्किम, मणिपुर, ये 2 सिक्किम, और इधर जो 7 सिस्टर्स कही जाती है उसमें से असमिया और बोडो तो थी ही, फिर बाकी छोटी छोटी भाषाएं थी। मणिपुरी एक थी जो कि एक मुकम्मल भाषा थी, तो उसको भी शामिल किया गया। तो मणिपुरी सिक्किम की में नेपाली उसके हिसाब से। ठीक है जी। अब मैथिली जो कि हिंदी की ही एक बोली थी, उससे आपको याद भी रह जाएगा, लेकिन इसको लेकर खूब आंदोलन चले कि मैथिली को भी भाषा का दर्जा दिया जाए। अंततः मैथिली को भाषा का दर्जा दे दिया गया। और एक संथाली, क्योंकि कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी जो कि ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा और संविधान की 8वीं अनुसूची में हो। ये सारी या तो द्रविड़ परिवार की 4 भाषाएं थी, भारोपीय परिवार की कई सारी भाषाएं हैं,
चीनी तिब्बती बर्मी परिवार की मणिपुरी थी, और हाँ मणिपुरी एक और बोडो दो उस परिवार की थी। तो फिर ये तय किया गया कि चलो ऑस्ट्रिक परिवार की भी कम से कम एक भाषा तो हो प्रतिनिधित्व के तौर पर, तो संथाली ऐसे आप याद रख सकते हैं। 4 परिवार, चीनी तिब्बती बर्मी की 2, बोडो और मणिपुरी, ऑस्ट्रिक की 1 संथाली, और बाकी आप राज्यों के नाम के हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये कब कब जुड़ी थी? मूलतः 14 भाषाएं थी जब संविधान लागू हुआ। संविधान की 8वीं अनुसूची मूलतः 14 भाषाएं थी। फिर 1967 में एक भाषा जोड़ी गई। उन्नीस के बाद फिर 1993 और फिर शायद 2003, ये सन एक बार आप लोग देख लीजिएगा 2003 वाला, मुझे लग रहा है 2003 ही था संभवतः। तो ये 21वां संशोधन था। ये 71वां संशोधन था। संविधान में 1993 नहीं, संभवतः 92 होगा ये, 1992 ईस्वी, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा तिथियां। ठीक है जी। और ये 92वां संशोधन था। ये पुस्तक में भी दी हुई होंगी तिथियां। ठीक है जी। एक बार वहां से क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि मैं किसी तिथि को गलत लिख रहा हूं और आप गलत ही याद कर लें। तो मूलतः 1967, 1992 या 93, अभी भी मुझे दुविधा हो रही है 92-93 को लेकर। मन कह रहा है कि 93, दिमाग कह रहा है कि 92। तो मैंने लिखने को लिख दिया यहाँ 92, लेकिन आप ध्यान रख लीजिएगा। एक बार देख लिया 1991 ना हो, मतलब उसके आसपास कही है, 91, 92, 93। और 2003 92वां संशोधन। ठीक है, 21वां 71वां, 21 और 71 92 होते हैं, यह आसान तरीके। तो 2003 भी संभवतः ठीक होगा और 1967 भी। यहाँ थोड़ी सी दुविधा हो रही है। तो मूलतः 14 भाषाएं थी। 1967 में एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। ठीक है जी। इसे याद रखने का तरीका बताता हूँ, वो भी मुश्किल नहीं है, बस एक बार मैं खुद ही देख लेता हूँ कि क्या क्या सन होंगे, क्योंकि वरना मुझे भी यही लगता रहेगा बार बार कि क्या सन था, क्या सन था, वो दिमाग में घूमता रहता है ना फिर। हाँ 1992 ठीक है, 1967 ठीक है, 2003 भी ठीक है। ठीक है जी, तीनों ठीक है, बस वो वैसे ही ऐसा लग रहा था कि शायद गलत ना हो। 1992 और मूलतः 14 भाषाएं थी। अभी याद कैसे रहेगा? ये याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। 1962 में युद्ध किया भारत ने,
फिर 1965 में भारत ने युद्ध किया। फिर भारत को लग गया कि अब ना बहुत बवाल हो रहा है, अब ऐसा करते हैं थोड़ी प्यार मोहब्बत भी बढ़ाते हैं पड़ोसियों के साथ। तो सिंधी बोलने वाले ठीक ठाक लोग पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी। तो वहां की एक भाषा को शामिल कर दिया 1967 में। ठीक है जी। जब भाषा तो हमारी है, वहां की भी सारी भाषाएं हमारी अपनी ही हैं, पहले तो एक ही देश था ना। फिर 1992 में एक त्रिभुज बनाया, 3 सीमावर्ती इलाके, एक तरफ गोवा है, फिर गोवा से सीधा मणिपुर उस कॉर्नर में, फिर उस कॉर्नर से सीधा ऊपर सिक्किम। तो एक त्रिभुज बन रहा है। 1992 3 भाषाएं शामिल की। ठीक है जी। देखिए ये है सिक्किम, ये है मणिपुर, ऐसे फिर सीधा ये है गोवा। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, एकदम कॉर्नर कॉर्नर, गोवा, मणिपुर और सिक्किम। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और फिर डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। ठीक है जी। ये बड़ा एक समय परीक्षाओं का ना पसंदीदा प्रश्न रहा है, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है, या किस अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया जाता है। इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते थे। तो अब तो मुझे लगता है आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। नेपाली है, बाकी ना कांगड़ी है, न राजस्थानी है, न गोंडवी है। ठीक है जी। और नेपाली को भी कब शामिल किया गया था? 1992 में। इस पर अभी बात करेंगे। संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति। तो एक बार ऐसा करते हैं, अब हम अनुच्छेदों पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी। ये 8वीं अनुसूची पर जैसे हमने बात की, उसी तरह संविधान में कुल 11 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका संबंध भाषा से है। और वह 11 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 120, 210 और 343 से 351। ठीक है जी। 120 में संसद की भाषा के बारे में बताया गया है कि संसद की कार्यवाही की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, और अगर किसी को दोनों नहीं आती, उस स्थिति में सभापति की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी बोला जा सकता है। 210 में राज्य के विधानमंडल की भाषा के बारे में है कि जो राज्य की अपनी प्रादेशिक भाषा है, जिसे राज्य ने अपनी राजकीय भाषा के तौर पर चुन रखा है, उसमें या हिंदी अंग्रेजी में कार्यवाही हो सकती है। और अगर ये नहीं आती हैं, तब फिर अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी सदस्य विधानमंडल का अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकता है। तो संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा संसद की भाषा के संदर्भ में, परंतु अगर ऐसा नहीं आता तो अनुमति से मातृभाषा में सदन को संबोधित किया जा सकता है। फिर इसी तरह की बात 210 के संदर्भ में है। ठीक है जी। फिर 343 में संघ की राजभाषा के बारे में। अब ये जो 9 अनुच्छेद है, भाग 17 संविधान का, ये पूरा भाग ऐसा है, भाग 17 और 8वीं अनुसूची, ये 2 हिस्से ऐसे हैं जो भाषा के संबंध में ही हैं। भाग 17 यानी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, और 8वीं अनुसूची जिसमें भाषाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है जी। तो इस भाग में कुल 9 अनुच्छेद हैं, 343 से 351 तक, जिसे 4 अध्यायों में बांटा गया है। 343-44 संघ की भाषा यानी यूनियन की भाषा, फिर 45-46-47 प्रादेशिक भाषाएं, फिर 48-49 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा, फिर 50-51 विशेष निर्देश। ठीक है जी। देखिए, जब हम कहते हैं ना सरकार,
तो सरकार का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना स्कूल में कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन तीनों के योग को सरकार कहा जाता है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बचपन में ही हमें सोशल स्टडीज में पढ़ाया जाता है ना, सामाजिक अध्ययन में। तो विधायिका यानी जो विधि विधान बनाने वाली है, जिसमें संसद आती है, ठीक है जी। कार्यपालिका जो कि ब्यूरोक्रेसी है, उस विधि विधान को लागू करवाने वाली है, जिसमें पूरी जितनी भी सरकार की व्यवस्था है, जितने भी अधिकारी इत्यादि कर्मचारी सब आ जाते हैं। फिर अगर कोई उस विधि विधान को भंग करता है तो न्यायपालिका, जो न्याय को सुनिश्चित करने के लिए है, ठीक है जी। तो विधायिका और कार्यपालिका की भाषा के संदर्भ में किस किस में कहा गया? विधायिका की भाषा के संदर्भ में कहा गया भाग 5 अनुच्छेद 120 और भाग 6 अनुच्छेद 210। फिर कार्यपालिका के संबंध में भाग 17 अध्याय 1 अध्याय 2 और न्यायपालिका के बारे में भाग 17 अध्याय 3। देखिए ऐसे कहा गया है। हम वैसे दिमाग में बहुत ना जटिल बना के रखते हैं चीजों को, अगर थोड़ी स्पष्टता से देखें तो चीजें उतनी मुश्किल लगती नहीं, फिर एक बार जब पढ़ लेते हैं उसके बाद तो, ठीक है जी। तो भाग 5 अनुच्छेद 120 210 इस पर हम बात भी कर चुके। विधायिका, फिर कार्यपालिका अध्याय 1 2 भाग 17 के, न्यायपालिका अध्याय 3 भाग 17 का, ठीक है जी। तो 343 में क्या कहा गया? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। ऐसा केवल 15 वर्षों के लिए किया जा रहा है। 15 वर्षों के बाद संघ की राजभाषा हिंदी ही रहेगी। मतलब क्या ऐसा किया जा रहा है 15 वर्षों के लिए कि अंग्रेजी का प्रयोग होगा राजभाषा के तौर पर, लेकिन 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी का लोप हो जाएगा, केवल हिंदी का प्रयोग राजभाषा के तौर पर होगा, ठीक है जी। तो ये तो 343 में कहा गया। फिर 344 में क्या कहा गया कि अब जब ये जो बात कही गई, इससे जो अंग्रेजी के समर्थन वाले, हिंदी के विरोध वाले थे बड़े खुश हुए, लेकिन हिंदी के समर्थकों ने संविधान सभा में हो हल्ला मचाया। तो संविधान सभा ने ये तय किया कि संतुलन हमें लेकर चलना है हर एक चीज में। फिर उन्होंने कहा कि रुकिए, 344 हम हिंदी के लिए बना रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि इस दौरान लगातार सरकार ऐसे काम करेगी या राष्ट्रपति ऐसे काम करेंगे जिससे हिंदी के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तो 5-5 वर्षों के बाद संसदीय समिति और राजभाषा आयोग का गठन होगा। राजभाषा आयोग इस चीज पर एक मसौदा तैयार करेगा कि हिंदी का विकास कैसे किया जाए। फिर उसकी जो रिपोर्ट होगी उसको संसदीय समिति देखेगी, जिसमें 20 सदस्य होंगे, वो सब अनुपात वगैरह, तो वो विस्तार से हम अपनी कक्षाओं में चर्चा करते हैं। यहाँ तो हमें बहुत संक्षेप में बात करनी है ना। फिर राष्ट्रपति उसके आधार पर अपना एक आदेश देगा। तो वही जानकारी इसमें दी गई है। 30 सदस्यों की समिति, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा, एकल संक्रमणीय मत, यानी अलग अलग मत नहीं होंगे, एक ही मत माना जाएगा। फिर आगे 345 जिसमें राज्य की राजभाषाओं के बारे में है कि प्रादेशिक भाषा राज्य किस किस को चुन सकता है। 346 जब दो राज्यों के बीच बात होगी तब किस भाषा का प्रयोग होगा, या तो संघ की राजभाषा जो देश की राजभाषा होगी उसका, या अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई ऐसा
मतलब कोई एमओयू वगैरह साइन कर लेते हैं, मतलब कोई आपसी संधि कर लेते हैं, तो उस स्थिति में हिंदी का प्रयोग भी वो कर सकेंगे। और 347 अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग होगा तो उसकी भाषा को भी प्रादेशिक भाषा बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं अगर उन्हें उचित लगे। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है कि वे कितनी जनसंख्या को उचित समझते हैं किसी अल्पसंख्यक भाषा को कार्यवाही की भाषा बनाने के लिए। आगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी, 348 में ऐसा कहा गया। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में कार्यवाहियां होंगी और जो भी चीजें मतलब वो जारी करेंगे उसके प्राधिकृत पाठ यानी ऑथेंटिक पाठ अंग्रेजी में होंगे। फिर आगे 349 में कि अनुच्छेद 348 के संदर्भ में उपबंध हेतु विधेयक या संशोधन, मतलब अगर इसमें कुछ बदलाव भी करना है तो कितना मुश्किल बना दिया गया उसे, इसकी प्रक्रिया को कितना जटिल बना दिया गया कि अगर सरकार संसद में विधेयक भी लेकर आना चाहती है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति अनुमति तभी दे सकते हैं अगर संसदीय समिति ने प्रतिवेदन दिया होगा तभी। तो पहले राजभाषा आयोग कहे, फिर संसदीय समिति भी उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करे, फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दर्ज करे, फिर सरकार विधेयक लेकर आ सकती है 348 में बदलाव करने के लिए। मतलब न्यायालय को लेकर या प्राधिकृत पाठ को लेकर बड़ी सतर्कता बरती गई थी और विशेष निर्देश लास्ट में डाल दिए जाते हैं कि चलो इन पर भी ध्यान देना है। वही यहाँ भी किया गया 350 में कि अगर कोई भी व्यथा कोई भी दिक्कत है तो किसी भी भाषा में कोई भी प्रार्थी अपना अभिवेदन दे सकता है। ये राज्य या सरकार का दायित्व है कि उसे कैसे पढ़वाते हैं। और 350 में ही ये भी है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो यानी एक तरह से जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसके हित की बात 350 में की गई कि आप अपनी भाषा में कोई शिकायत दर्ज या कोई प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। आपके लिए प्राथमिक शिक्षा आपकी मातृभाषा में होनी चाहिए, 14 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी। फिर उसके बाद प्राथमिक 14 वर्ष तक की होती, माध्यमिक हो जाती है 14 वर्ष तक की, तो नहीं प्राथमिक है ना, वो देख लीजिएगा, प्राथमिक की होती होगी संभवतः 8वीं कक्षा तक ना। फिर उसके बाद तीसरी चीज की एक विशेष अधिकारी भी राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, यानी अल्पसंख्यकों के भाषाई हितों को ध्यान रखने के लिए अनुच्छेद 350 विशेष निर्देश के अंतर्गत रखा गया। और 351 में कहा गया कि सभी भाषाओं का सामासिक विकास हो ताकि हिंदी का जो विरोध था वो थोड़ा कम हो और अन्य भाषाओं को भी महसूस हो कि उन्हें भी विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। हिंदी भाषा का प्रसार विकास संघ का कर्तव्य है ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो, वांछनीय यानी जिसकी जरूरत हो, वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः यानी सेकेंडरी अगर सोर्स का प्रयोग करना हो तो अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। तो ये है कि संविधान में हिंदी को लेकर कौन कौन से अनुसूची मतलब कौन कौन से अनुच्छेद लिखे गए हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न ठीक ठाक मात्रा में है तो उन पर एक बार नजर डालते हैं। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व किस अनुच्छेद में है? 351 जो अंतिम अनुच्छेद है। ठीक है जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? ये 348 के अनुसार।
संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। शासकीय प्रयोजनों यानी जो ऑफिशियल जितने भी काम हैं उनके लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। जैसे भारतीय अंक क्या थे? ये तो इनका अंतर्राष्ट्रीय रूप क्या है? ये मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, ये बात 344 में कही गई। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी, ये बात 348 में कही गई। तो केवल 1 और 2 ही सही है, 3 और 4 343 में नहीं कहे गए। राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। 17 जून 1957 को नहीं हुआ था, उससे पहले राजभाषा आयोग का गठन हो गया था। अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था नहीं, उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के भाषाई अधिकारों से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। ये बात भी एकदम सही है। तो 1, 4 और 5 इसका सही उत्तर है। ठीक है जी। राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन असत्य हैं? इसमें तो सत्य ही पूछे थे ना। हाँ, इसमें सत्य ही पूछे गए थे। इसमें हमें असत्य बताने हैं, यानी गलत बताने हैं। ठीक है जी। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। सही बात है। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। ये भी सही बात है। अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्य द्विभाषी होंगे। ये गलत बात है। ऐसा नहीं कहा गया अंग्रेजी में होंगे, ऐसा कहा गया, और वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में केवल। अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। सही बात है। अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए। ये बात भी मतलब पूरी तरह ठीक तो नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि 351 में ये कहा गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जा सकता है, वो भी पहले संस्कृत फिर 8वीं अनुसूची में दर्ज अन्य भाषाओं के शब्दों को। तो अब ये ठीक भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एकदम अगर हम पर्टिकुलर बात करें, जो एकदम ठीक ठीक कहा गया उस हिसाब से बात करें, तब तो ये कथन गलत है। लेकिन ये भाव भी हम ले सकते हैं। तो जब इस तरह का कथन होना जो कि जिसकी भाषा से ऐसा भी लग रहा हो कि ठीक है और ऐसा भी लग रहा हो कि गलत हो सकता है, तब हम विकल्पों के हिसाब से उत्तर तय करते हैं। तो अब हमें गलत चुनना है, तो यानी 3 तो उत्तर में होना ही चाहिए, तो बाकियों को हटा दीजिए जिनमें 3 नहीं है। फिर 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 ठीक है, तो ऐसे में इसका उत्तर हम बी को मानेंगे। हालांकि ये प्रश्न मतलब चैलेंज भी हो सकता है, इस प्रश्न को चुनौती भी दी जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि एनटीए को इस प्रश्न को हटाना पड़े, क्योंकि 351 की भाषा ऐसी है, मतलब 5वें कथन की, जो कि हम ये कह दें कि पूरी तरह गलत है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें से हम बी को चुनेंगे, केवल 3 और 5।
राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। अब क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 344 थे उसके तहत ये कहा गया कि जब संविधान लागू होगा उसके 5 वर्ष बाद और फिर 10 वर्ष बाद, यानी 5-5 वर्ष की योजना, हमारे संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं को बहुत महत्व दिया गया था ना, न केवल भारत के विकास के लिए बल्कि भाषा के विकास के लिए भी। तो 5-5 वर्षों के बाद राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। तो यानी 1955 और 1960 में राजभाषा आयोग बनना था, फिर 1965 से तो हिंदी को राजभाषा बन ही जाना था। वो हुआ नहीं, अलग बात है, लेकिन ऐसा होना था। तो फिर 1955 में राष्ट्रपति ने एक राजभाषा आयोग बनाया भी, जिस राजभाषा आयोग ने क्या क्या कहा उस आधार पर हमें इन कथनों को जांचना है। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो, बिल्कुल ठीक बात है, ये कहा था। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए, ये भी कहा था। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाए। अब ये कॉमन सेंस है कि राजभाषा आयोग बन रहा है, किस लिए बन रहा है? हिंदी के विकास के लिए। क्या वो ऐसी बात कह सकता है? मतलब ये स्वाभाविक है ना, ये जाहिर है कि वैसी बात नहीं कहेगा। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये बात कही थी। ठीक है जी। तो 1, 2 और 4 इसके सही उत्तर है। इसके अलावा भी कुछ और सुझाव दिए थे कि जैसे जो केंद्रीय परीक्षा होती है उसका माध्यम हिंदी हो, और इसके अलावा सरकार जो भी अपने चीजें जारी करती हैं उसमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग हो। सरकार की किसी एक संस्था का ये दायित्व हो कि हिंदी भाषा का विकास हो, मतलब ये बाकायदा एक संस्था सुनिश्चित करे, उसकी प्रतिबद्धता हो, एक संस्था इसके लिए नियत की जाए। तो इस तरह की चीजें इसमें और भी सुझाव दिए गए थे। अब कब कब क्या क्या बना? राजभाषा आयोग 1955 में बना था। राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। तो राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, पहले आया था, फिर 67 में इसमें सुधार किया गया था। जब लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय ये आया 1963 में। फिर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 1967 में इसमें सुधार किया गया, क्योंकि स्थिति बड़ी जटिल थी उस समय भाषा को लेकर। तो इस वजह से कि केंद्र में, मतलब भारत में भीतरी रूप से सब कुछ शांत रहे, इसलिए सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए थे। राजभाषा नियम 1976 में लेकर आया गया था और राष्ट्रपति का आदेश 1960 में आया था। 1955 में राजभाषा आयोग बना, 57 में संसदीय समिति, 59 में उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, 60 में राष्ट्रपति ने उस पर अपना आदेश दिया था। तो 2, 3, 4 और 1 राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव 1957 में आए थे। राजभाषा अधिनियम 1959, माफ कीजिएगा, राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा संकल्प ये इंदिरा गांधी लेकर आई थी 1968 में, और ये मतलब बड़ा प्यारा सुझाव था। अगर उस समय ये सही से इस पर अमल कर लिया गया होता तो शायद भारत में भाषाई समस्या का एक मजबूत हल मिल जाता। और इसमें त्रिभाषा सूत्र लेकर आया गया था, इसको मुंशी आयंगर फॉर्मूला भी कहते हैं ना। हालांकि द्विभाषिक स्थिति के संदर्भ में भी कहा जाता है ना मुंशी आयंगर फॉर्मूला। हाँ, द्विभाषिक स्थिति के संदर्भ में मुंशी आयंगर फॉर्मूला आता है इसमें, लेकिन त्रिभाषा सूत्र आया था कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं उन्हें दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखनी चाहिए तीसरी भाषा के तौर पर, और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उन्हें हिंदी को सीखना चाहिए। तो राष्ट्रपति का आदेश 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1952 में भी आया, 1955 में भी आया, 1960 में भी आया। अब ये इस पर निर्भर करता है कि विकल्प बाकियों के हिसाब से क्या सही बैठ रहा है। ठीक है जी। तो सही क्या होगा? 2, 3, 4, 1 डी, 2, 3, 4, 1। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई?
7 जून 1955 को। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। जो राजभाषा आयोग था उसके अध्यक्ष थे गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर, जीबी खेर जिनको कहते थे, बाल गंगाधर खेर। ठीक है जी। और गोविंद वल्लभ पंत ये संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है जी। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये बात गलत है क्योंकि 343 में ऐसा कहा गया। राजभाषा संसदीय समिति का गठन सन 1976 में हुआ। ये बात सही है। 1976 में फिर एक संसदीय समिति बनाई गई थी, राजभाषा संसदीय समिति। ठीक है जी। 1957 में बनी, फिर 1976 में बनी। ठीक। 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी थे। पहली बात तो उस दिन श्री राजगोपालाचारी अध्यक्ष नहीं थे, बाकी इसको देखते हैं। संभवतः तो मुझे लग रहा है उस समय वो अध्यक्ष नहीं थे। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलाप की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। बिल्कुल ठीक बात है। जो राजकीय यानी शासकीय कार्यकलाप के लिए प्रयोग की जाती है उसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। राज की भाषा, शासन की भाषा। भारत के राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 ईस्वी को अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण में राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। तो 2, 4 और 5 इसका सही उत्तर है। ठीक है जी। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। देखिए पहले क्यों लिखा, क्योंकि दो मतलब राजभाषा आयोग तो हालांकि एक ही बना, संसदीय समिति 2 बनी। भारत सरकार के राजभाषा विभाग का सिडेक की सहायता से लीला हिंदी प्रबोध नामक सॉफ्टवेयर किसने तैयार किया? अब ये देखिए उस तरह का प्रश्न है जिसका उत्तर परीक्षार्थियों के पास नहीं होगा, क्योंकि जो भी पुस्तकें हैं उनमें तो इस बात की चर्चा नहीं है। यहां तक कि जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट है उसका जो राजभाषा प्रकोष्ठ है उस पर इस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ दिया है, सिडेक के बारे में दिया है, पर किसने तैयार किया उसका नाम नहीं है। फोटो है, सिडेक की साइट पर फोटो है, माननीय मतलब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक व्यक्ति साथ में और खड़े हुए हैं। ये फोटो है कि 1999 में ये सॉफ्टवेयर जारी किया गया था। ये भी बताया गया है, सॉफ्टवेयर की विशेषताएं बताई गई हैं कि हिंदी और हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को बड़े रोचक ढंग से सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीखा जा सकता है। सब कुछ बताया गया लेकिन नाम नहीं बताया गया है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि जो प्रश्न पत्र बना रहा हो वो व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हो या उसने कहीं से पढ़ा हो, इसलिए उसने इस प्रश्न को डाल दिया। बाकी किताबों में या उपलब्ध जानकारी के आधार पर तो बड़ा मुश्किल है इसका उत्तर जुटा पाना। हालांकि इसका उत्तर है डी, हेमंत दरबारी। ठीक है जी। ये सॉफ्टवेयर क्या है? लीला हिंदी प्रबोध। ये एक पाठ्यक्रम जारी किया गया था क्योंकि जो राजभाषा आयोग था उसने ये मांग की कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पास हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। कार्य साधक ज्ञान यानी काम चलाओ जिसको कहते हैं, मतलब इतनी हिंदी तो आती हो कि उसमें अपना काम चला सके। संसदीय समिति ने इस पर आपत्ति की और कहा कि जो भी 45 वर्ष से कम के कर्मचारी है उन्हें हिंदी सिखाई जाए कार्य साधक ज्ञान के लायक। 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को इससे छूट दे दी जाए। तो राष्ट्रपति ने अपने आदेश में इस बात को कह दिया कि 45 वर्ष से कम उम्र के सभी कर्मचारियों को हिंदी भाषा का कार्य साधक ज्ञान दिया जाएगा। फिर एक पाठ्यक्रम बनाया गया हिंदी प्रबोध करके, जिसमें 3 स्तर होते हैं। ठीक है जी। तो उससे संबंधित एक सॉफ्टवेयर 1999 में बनाया गया था। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, ये रामविलास शर्मा का कथन है। ठीक है जी। तो इनकी बड़ी चर्चित किताब है भाषा और समाज, रामविलास शर्मा की, जो कि भाषा के संदर्भ में है।
अब हम लोग आ गए हैं हिंदी का भाषिक स्वरूप, जो एक हिस्सा है आपके पहली इकाई का ही, उसमें उसमें हमें व्याकरण की चीजें पढ़नी होती है, शब्द संपदा, ध्वनि व्यवस्था इत्यादि, ये सारी चीजें। ठीक है जी। और व्याकरण का सामान्य परिचय आ जाएगा, व्याकरणिक पद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यय, व्याकरणिक कोटि, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, पुरुष, वृत्ति, पक्ष, वाच्य इत्यादि, इन सब पर उसमें हम चर्चा करते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो कि शब्द निर्माण की युक्तियां हैं, इन तमाम चीजों पर तो उस इकाई से संबंधित प्रश्नों पर अब बात करेंगे। अब ये कुछ लेखक हैं और ये कुछ व्याकरण से संबंधित चर्चित पुस्तकें हैं, तो इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक की है। किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। हिंदी व्याकरण, जो कि कामता प्रसाद गुरु की है, उसके बाद हिंदी व्याकरण के लिए जो सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है वो हिंदी शब्दानुशासन मानी जाती है, किशोरीदास वाजपेयी की। फिर अंबिका प्रसाद वाजपेयी, इनकी पुस्तक है हिंदी कौमुदी। फिर ठाकुर रामचरण सिंह और विश्वेश्वर दत्त शर्मा, तो ठाकुर रामचरण सिंह की पुस्तक है भाषा प्रभाकर और विश्वेश्वर दत्त शर्मा की पुस्तक है भाषा तत्व प्रकाश। ठीक है जी। अब इस बात को कैसे याद रखेंगे? प्रभाकर कहते हैं सूर्य को। ठीक है जी। तो राम क्या थे? सूर्यवंशी। तो भाषा प्रभाकर रामचरण सिंह, राम से ध्यान रखेंगे, राम सूर्यवंशी थे और सूर्य कहते हैं प्रभाकर को, भाषा प्रभाकर रामचरण सिंह। फिर विश्वेश्वर दत्त शर्मा, विश्वेश्वर, विश्व का ईश्वर, विश्व के भगवान। तो दर्शन में एक शाखा होती है तत्व मीमांसा, जिसे दर्शन की सबसे बुनियादी शाखा मानी जाती है, जो कि मानती है कि दुनिया में तीन ही तत्व हैं जिनका अध्ययन जरूरी होता है, आत्मा, परमात्मा और जगत, जीव, जगत और परमात्मा। तो वो इन तीनों का अध्ययन करती है। सबसे पारंपरिक शाखा भी कहते हैं दर्शन की यही रही है, तत्व मीमांसा। तो विश्वेश्वर, विश्व एक अनिवार्य, विश्व और ईश्वर दो अनिवार्य तत्व माने गए, विश्व और ईश्वर, विश्वेश्वर। भाषा तत्व प्रकाश। ठीक है जी। बाकी किशोरीदास वाजपेयी की शब्दानुशासन तो बड़ी प्रसिद्ध है ही, और अंबिका प्रसाद वाजपेयी की हिंदी कौमुदी। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3 सी। अब ये सूची भी मैंने इस पीडीएफ में रख दी है ताकि जब आप लोगों को मिले तो जो बेहद महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इस संबंध में, उनकी ओर आपका एक बार ध्यान चला जाए और आप जान भी सके कि अच्छा ये कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। ये ब्रजभाषा व्याकरण फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। हिंदी व्याकरण 1870, राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद। 1920 में कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण, और कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहते हैं। और इस पुस्तक के लिखे जाने में श्याम सुंदर दास की भी ठीक ठाक भूमिका थी। ठीक है जी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के 3 संस्थापक थे, उनमें से एक थे श्याम सुंदर दास। तो उन्होंने पहले एक शब्दकोश निर्माण के कार्य को किया, हिंदी शब्द सागर, जिसमें कई सारे विद्वानों के सहयोग से किया था। फिर व्याकरण ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा दी कामता प्रसाद गुरु को, और जो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी शब्द सागर जो कि एक शब्दकोश था, उसकी भूमिका के रूप में ही पहले जनवरी 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से आया था। तो हिंदी साहित्य के विकास में श्याम सुंदर दास की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। बाकी किशोरीदास वाजपेयी की 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। ब्रजभाषा का व्याकरण 1943,
राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी शब्दानुशासन 1957 और हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण। ठीक है जी। फिर अच्छी हिंदी रामचंद्र वर्मा, राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान देवेंद्र नाथ शर्मा। ये एक बड़ी प्यारी सी किताब है, छोटी सी किताब है, संभवतः लोक भारती प्रकाशन से आई है, जिसमें हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने को लेकर जो पूरा विवाद था, उसका जो सफर रहा, जो चुनौतियां आई और उसकी क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, इनका विवेचन विश्लेषण देवेंद्र नाथ शर्मा ने किया है। व्याकरण दर्पण शिवपूजन सहाय, व्यवहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना हरदेव बहारी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद। विद्यार्थियों के बीच में व्याकरण का ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, अक्सर विद्यार्थी इसी पुस्तक को पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, बड़े आसान ढंग से इन्होंने चीजों को समझाया है। और द्विवेदी जी का स्टाइल रहा है कि वो ऐतिहासिक या पूरी परंपरा के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करते हैं, तो व्याकरण ग्रंथ भी कुछ कुछ उसी तरह का इन्होंने रचा। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान किसकी पुस्तक है? देवेंद्र नाथ शर्मा की। किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण। अब ये बेहुदा प्रश्न है, मतलब हालांकि शब्द कहने से मुझे बचना चाहिए, पर इसका क्या मतलब है? आपने पाठ्यक्रम में ये पुस्तक लगाई हो तब आप ये प्रश्न पूछे, कोई मतलब है? आप कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से पूछ लेते तो फिर भी, हालांकि वो बहुत तर्क संगत नहीं होते हैं इस तरह के प्रश्न, आप इससे क्या जानना चाहते हैं, फिर भी मान लेते कि चलो वो एक ऐसी पुस्तक है जो बेहद प्रसिद्ध है, तो मुश्किल प्रश्न पूछने के नाते पूछ लिया। अब ऐसे तो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण तो 300 से 400 पुस्तकें हैं, तो उनमें से किसी के भी आप इंडेक्स का, अनुक्रमणिका का क्रम पूछ लेंगे तो कौन बता पाएगा? तो ये ठीक है, फिर हम अपने मन को तसल्ली देते हैं कि 10 प्रश्नों को माफ कर देना है। वैसे तो हमें माफी चाहिए, हमारा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हमें बड़प्पन दिखाना है ताकि हम खीज में ना आए, आक्रोश ना हमारे भीतर पैदा हो कि चलो हमें 90 ही प्रश्न देखने हैं पेपर में, 10 प्रश्न तो ऐसे होंगे ही। तो इन अध्यायों का क्रम आप लोगों को बताना है। तो ये हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विश्लेषण का मुख्य पृष्ठ है, वाणी प्रकाशन से आती है, हालांकि आउट ऑफ स्टॉक है पुस्तक, मिली नहीं। मैंने कोशिश की थी एक बार इसे लेने की, पुस्तक मेले में भी नहीं मिली थी, मतलब मैंने तो ऐसी रुचि के लिए कि एक बार देखिए क्या है इस पुस्तक में। ये इसकी अनुक्रमणिका है, हिंदी की वर्तनी और वाक्य विन्यास पद्धति पहला अध्याय, हिंदी की कुछ क्रियाएं दूसरा अध्याय, नाम यानी संज्ञाएं तीसरा, कुछ तद्वितीय शब्द चौथा, हिंदी में अनुनासिक वर्ण और अनुस्वार पांचवा, कुछ अवयव की वर्तनी छठा, समास में वर्तनी की स्थिति सातवां, अन्यत्र से शब्द ग्रहण करने की विधि आठवां और वाक्य विन्यास में वर्तनी नौवां। ठीक है जी, तो ये 9 अध्याय है। तो समास में वर्तनी की स्थिति और वाक्य विन्यास में वर्तनी का विवेचन सबसे अंतिम अध्याय है। तो देखिए 2 सबसे अंत में 2 में है, तो बाकी 2 को तो हटा दीजिए। फिर 4, 5, इनमें सबसे पहले कौन सा होगा? हिंदी की कुछ क्रियाएं, समास, हिंदी की कुछ क्रियाएं संभवतः सबसे पहले था ना इनमें। हाँ, हिंदी की वर्तनी और वाक्य विन्यास पद्धति, फिर हिंदी की कुछ क्रियाएं। तो हिंदी की कुछ क्रियाएं 3, तो 3 सबसे पहले, यानी 20 का उत्तर है। अब अगर ये इस तरह का प्रश्न पूछ ही रहे थे तो कम से कम पहले अध्याय का नाम दे देते, क्योंकि अगर पहले अध्याय का नाम भी दे देते तब भी विद्यार्थी अनुमान लगा लेते कि अच्छा पुस्तक का नाम हिंदी की वर्तनी है, तो अमूमन ऐसा होता है कि पहले अध्याय का नाम भी वही हो, यानी वहीं से बात की शुरुआत होगी। लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया, तो फिर तो बताइए इसमें क्या अनुमान लगाएं? ये तो कोई ऐसा क्रम भी नहीं है जिसकी, मतलब जो आपको अगर व्याकरण का ज्ञान होगा और आपने पुस्तक के ये याद नहीं किए होंगे, भले पुस्तक भी पढ़ी हो तब भी आपको अध्याय का क्रम थोड़ी ना याद होता है। चलिए कोई नहीं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यो कोई बेवफा नहीं होता। उस शेर को दिमाग में दोहराते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये अब शब्द भंडार के प्रश्न आ गए, तो इन पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक अपनी बातचीत रखते हैं। तो कल की हमारी जो कक्षा होगी उसमें हम शब्द भंडारों यानी जो भाषिक स्वरूप है उस पर बात करेंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा हम पढ़ भी लेंगे उसे, शब्द भंडार को लेकर क्या स्थिति है, फिर ध्वनि व्यवस्था किस तरह की, व्याकरणिक पद का क्या मतलब है, और व्याकरणिक कोटियों के बारे में हल्की हल्की जानकारी भी ले लेंगे। उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें भी कर लेंगे, संधि समास के भी प्रश्न कर लेंगे, और देवनागरी लिपि या लिपि के विषय में भी थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे, और उससे संबंधित प्रश्नों को भी कर लेंगे। तो कल की हमारी जो यानी जो अगली कक्षा होगी हमारी, उसके बाद जो पहली इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसके सारे प्रश्न हमारे पूरे हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।